हेलो एवरीवन। जनरल स्टडी में जो साइंस आता है, जनरल साइंस जैसे हम बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड, ये किसी भी एग्जाम को आप देंगे उसमें इससे जुड़े क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये ना सिर्फ सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी, आईबी, व्यापम, एमपीएसआई, इन सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले पूरा जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी इसके मेजर टॉपिक हैं, वो सब आपको धीरे धीरे बताएंगे। ये लेक्चर 1 है, इससे आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स है क्या, यानी जिसे हम भौतिक शास्त्र कहते हैं, वो है क्या? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से संबंधित उनकी जो इंटरेक्शन, रिएक्शंस रहती हैं, अन्योन्य क्रियाएं रहती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ये टिपिकल हिंदी में डेफिनेशन है, सिंपल है कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम फॉर्म ऑफ एनर्जी और जो मैटर रहते हैं उनकी आपस में जो रिएक्शंस रहती हैं, फिजिकल रिएक्शंस रहती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में नहीं आते हैं। अब इसकी कई सारी ब्रांच हो सकती है, यानी साइंस की ब्रांच एक फिजिक्स है, फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांच हो सकती है, जैसे यांत्रिकी, जिसे हम मैकेनिक्स बोल सकते हैं, ऊष्मा, हीट या थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक। इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स जिसे हम जानते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जान सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स, ये नाम रखे गए हैं। तो ये बहुत सारी इसकी ब्रांच रहती है। रेडिएशन फिजिक्स हो गया। तो ये अलग अलग इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में जो यूनिट रहती है, मात्रक रहते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। जनरली होता ये है कि ज़्यादातर लोग जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो उसको स्किप कर देते हैं या तुक्का लगा के आते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से थोड़ा ऐसे समझेंगे और अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो कुछ यूनिट को आप रट लेते हैं तो भी आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दो प्रकार की यूनिट होती है फिजिक्स में। एक होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी मूलभूत इकाइयाँ, और दूसरी होती हैं जिन्हें ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, यानी व्युत्पन्न इकाइयाँ। मूलभूत इकाइयाँ वो होती हैं जिनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी टॉपिक, ऐसे वो पैरामीटर होंगे जिनको हम किसी दूसरी यूनिट से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे लंबाई, अब समय, तो लंबाई को जो हम मापेंगे, इसको किस में मापेंगे, यानी सेंटीमीटर में, मीटर में, इसको किसी दूसरी यूनिट से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मास, इसी प्रकार से जो टाइम होता है, तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हुआ? जैसे एरिया, एरिया को आप कैसे लिख सकते हैं? एरिया को यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लेंथ और विड्थ दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये ड्राइव्ड होके बनती है। वॉल्यूम, इसमें 3 टाइम्स लंबाई को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ड्राइव्ड होती है। ठीक, अब यूनिटों को मापने के अलग अलग सिस्टम चलते हैं, उन सिस्टम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड जो, यानी मानक जो सिस्टम बनाए गए, जैसे एक आता है एसआई सिस्टम, एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। दूसरा आता है एफपीएस, एफ मतलब फुट, पी फॉर पाउंड और एस से सेकेंड। ये ब्रिटेन में प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ लंबाई को फीट में या फुट में मापते हैं। यहाँ पर जो भार होता है, मास होता है, उसको पाउंड में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। ठीक, इसके अलावा और भी हैं, जैसे एमकेएस सिस्टम, तो यहाँ लेंथ यानी लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, मास, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे, और समय जो रहेगा वो सेकेंड में मापा जाएगा। इसको एमकेएस सिस्टम नाम दिया। एक और जिसे हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, लेंथ इसमें सी फॉर सेंटीमीटर में, मास यानी द्रव्यमान इसका किस में मापेंगे? ग्राम में, और समय इसमें भी सेकेंड में मापते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये फ्रेंच सिस्टम हो जाता है, जो फ्रांस में प्रयोग में लाते थे। तो ये इनके कुछ एक बेसिक स्टैंडर्ड हो जाते हैं। अब हम चलते हैं डायमेंशन, जिसे विमा बोलते हैं, डायमेंशन को हिंदी में विमा कहते हैं। तो ये जो 3 बेसिक यूनिट थी, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और वैसे ही टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसका कोई रोल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब ये आपको याद करना पड़ेंगे। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूलभूत इकाइयाँ।
है ना। मूलभूत यानी इनको सिर्फ इसी तरीके से लिखेंगे, जैसे मास के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, लेंथ मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को के फॉर केल्विन में, ठीक है। इसके अलावा करंट यानी जिसे विद्युत धारा कहते हैं उसको एम्पियर में। नेक्स्ट आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या इसे ज्योति तीव्रता कहते हैं, उसे मापते हैं किसमें, कैंडेला में। और एक और क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। ये 7 जो हुई इनको मूलभूत इकाइयां या फिजिक्स में इन्हें फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं, ये आप याद करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि जो सिस्टम इंटरनेशनल था उसकी कुछ और यूनिट पूछी जा सकती हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। तो एक साल में प्रकाश कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये प्रकाश वर्ष। अब लाइट ईयर से हम क्या कौन सी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, जैसे यहाँ से सूर्य की डिस्टेंस निकालनी हो, चंद्रमा की दूरी निकालनी हो, या किसी दूसरे प्लेनेट की निकालनी हो, तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं, खगोलीय दूरियां रहती हैं, उनको हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं। अब यहाँ से पाकिस्तान के जहाँ पर अभी हमारा एयर स्ट्राइक किया वहाँ की दूरी निकालनी हो तो वो लाइट ईयर से काउंट नहीं कर सकते। अगला आता है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट या इसे खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। ये एक औसत दूरी हुई, क्या औसत दूरी और किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सूर्य और पृथ्वी यानी सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। अब सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाती है वो एक स्फेरिकल गोलाकार मार्ग में नहीं लगाती है, वो अंडाकार मार्ग में या दीर्घवृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाती है। तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये पास में आते हैं, मिनिमम आते हैं। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम सारी चीज़ों का जो एवरेज रहेगा उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। अब आता है पारसेक। पारसेक का मतलब ये ऐसी दूरियां जो खगोल से मतलब एस्ट्रोनॉमिक ग्रहों की बीच की या तारों के बीच की जो डिस्टेंस हम निकालते हैं उसकी सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है पारसेक। 1 पारसेक कितने के बराबर होता है, तो वो वैल्यू ये लिखी हुई है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। या ये नहीं कर सकते तो फिर ये कर लेना चाहिए 3.26 लाइट ईयर, ये किसके बराबर हो जाता है, 1 पारसेक के बराबर हो जाता है। तो ये यहाँ पर बड़ी आसानी से मेमोराइज किया जा सकता है और आपको करना भी चाहिए। जो 2 क्वेश्चन आते हैं यानी 4 नंबर आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ और इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, वो भी अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जैसे 1 मिलीमीटर कित को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में बनाना हो तो 10⁻³ जब ऊपर पावर घात माइनस में लगती है इसका मतलब है दशमलव इसके लेफ्ट हैंड में चलेगा। 1 के पहले यहाँ पर 0 लगाने पड़ेंगे तब जाके पॉइंट लगेगा। अब 1 किलोमीटर इसको मीटर में रिप्रेजेंट करना होगा तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उस 1000 की वैल्यू को आपको किस में लिखना है, उस 1000 की वैल्यू को आपको 10 की पावर में लिखना है। तो 1 के बाद कितने 0 लगे हैं यहाँ पर 3, बस उतने ही इसके ऊपर पावर या घात चढ़ा देते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। 1 मील या माइल बोलते हैं, ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। इसके अलावा 5 मील या 5 माइल ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर ये बहुत छोटी इकाई है ना, माइक्रो मतलब समझ सकते हो, माइक्रो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। इसको अगर हम मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 10⁻⁻6, तो 1 के पहले कितने 0 और लग जाएंगे, 5 0 लग जाएंगे, तो इसको तब पॉइंट लगेगा। इसको 10⁻⁻6 मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बराबर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाता है। अब किलोग्राम और पाउंड का अगर रिलेशन देखना है तो 1 पाउंड ये कितने के बराबर होता है,
0.454 किलोग्राम, या अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 454 ग्राम 1 पाउंड के बराबर रहेगा। जनरली अगर आप यूनिफॉर्म जॉब की तैयारी करते हैं जहाँ पर वो गोला फेंकवाया जाता है तो उसकी जो वैल्यू रहती है ग्राम के स्थान पर पाउंड में रहती है। ये कुछ और यूनिट यहाँ पर करना चाहिए। अब कुछ एरिया से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे 1 एकड़, हम एरिया यानी जो क्षेत्रफल मापते हैं, तो 1 एकड़ में कितने बराबर रहेगा, तो ये रहता है 4840 स्क्वायर गज के, वर्ग गज के बराबर रहता है। ठीक है। 600 एकड़ यानी 600 एकड़, ये कितने के बराबर होता है, 1 स्क्वायर मील, 1 स्क्वायर माइल, यानी 1 वर्ग मील बराबर 600 एकड़ के होता है। 2.471 एकड़, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेक्टेयर के हो जाएगा। तो ये कुछ एरिया रिलेटेड जो यूनिट है वो भी आप 1-2 बार दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं, ये पहले बता दिया आपको 0.454 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड के बराबर होगा 1 पाउंड के। 1 मिलीग्राम ये किसके बराबर होता है, मिलीग्राम ये छोटी इकाई है किसी भी द्रव्यमान को मापने के लिए। अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 1 क्विंटल, ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1 पाउंड कितने आउंस के बराबर होता है, 16 आउंस के बराबर होगा। 1 बैरल, ये क्या रहता है, ये लिक्विड यानी जो तरल पदार्थ रहते हैं उनको मापने के लिए यूज में लाते हैं। पेट्रोल हुआ या क्रूड ऑयल हुआ तो उसको बैरल में मापते हैं। 159 लीटर के बराबर रहेगा। ये जो हमारी यूनिट थी वो हो गई कंप्लीट। तो इन यूनिटों को आपको 2-3 बार देख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद ये जो अलग अलग अब चीज़ें चलेंगी जिनको हम भौतिक राशियां कहते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया या स्पीड हो गया, तो उनको फिर हम कैसे डिवाइड करते हैं। आप पढ़ते हैं ना वेक्टर और स्केलर, अदिश राशियां और सदिश राशियां, इस नाम से ये आते हैं। तो ये क्या चीज़ें रहती हैं, इसको भी हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, या अदिश राशियां किसे कहते हैं, सदिश राशियां क्या रहते हैं। तो अदिश यानी दिशा, और दिशा के पहले क्या जोड़ दिया, आ, यानी दिशा का ना होना। यानी इसको हम कैसे याद रखेंगे, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। यानी इसमें फिर क्या होगा, इसमें केवल और केवल परिमाण होता है। परिमाण को हम बोलते हैं क्वांटिटी, यानी ये सिर्फ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा, तो वो अदिश राशि। और सदिश राशि में क्या होगा, इसमें क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, यानी दिशा के साथ में। ठीक। तो उसको हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको अभी मिल जाएंगे, जैसे हम गति या मोशन संबंधी कुछ चीज़ें देखेंगे वहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले गति या मोशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। आप जानते हैं गति का मतलब, कोई भी वस्तु मतलब कैसी होना चाहिए, भौतिक वस्तु, यानी जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको हम वस्तु मानेंगे। ठीक है। जैसे तो यहाँ डेफिनेशन देखो कि कोई भौतिक वस्तु की स्थिति या स्थान में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। मान के चलो कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है सुबह 7 बजे, 8 बजे वो वहाँ से दूसरी जगह पहुँच जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें गति हुई, वो चली गई। टाइम के साथ उसने क्या कर दिया, अपनी स्थिति यानी अपनी जो उसका प्लेस था, लोकेशन थी, वो चेंज हो गई। तो ये जो चेंज आया उसके प्लेस में, इसको हम मोशन कहते हैं। अब ट्रेन क्या है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, भौतिक वस्तु है। अब हमारा मन भी तो गति करता है, पता नहीं चलता कि वो आज कहाँ कल कहाँ। ठीक है। या थोड़ी देर में यहाँ था, थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन ये मन क्या है, ये भौतिक वस्तु नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते। तो इसलिए फिजिक्स के अंतर्गत ये लिखा गया है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्थिति में, स्थान में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि उसमें मोशन हुआ है, गति हुई है। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, मानी जो वस्तु जहाँ है वहीं पर है, उसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम विराम या रेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक। बिल्कुल सिंपल है जो आप देखते रहे। जैसे रोड हुआ, रोड पर लोग चलते हैं, उनमें मोशन है, लेकिन रोड वहीं स्टेबल है। कोई पेड़ लगा हुआ है तो वो क्या है, स्टेबल है। ठीक। तो मोशन, उसके बाद आ गया रेस्ट। इसके बाद हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीड,
स्पीड यानी जिसे हम चाल भी कहते हैं, तो चाल क्या है? स्पीड यहाँ पर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन पर सेकंड, उसको हम चाल कहते हैं। 1 सेकंड में मान के चलो कि कोई वस्तु 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 मीटर 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। उसको हम चाल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड। ये कैसा है? ये अदिश राशि है, चूंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। जैसे कहीं पर लिखा है कि एक कार की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, यानी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये उसकी स्पीड है। इसको आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर कितना है? 200, इसको मीटर में बदल दो। और पर आवर है तो आवर को पहले मिनट में बदलेंगे, मिनट को बाद में सेकंड में बदलेंगे। यानी हमें इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो फिर दूरी को मीटर में लाना पड़ेगा, लगने वाले समय को सेकंड में लाना पड़ेगा, और उसके बाद जो निकल के आएगा उसको हम स्पीड कहते हैं। तो ये कैसा है? ये सिर्फ क्वांटिटी बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है कि अगर कार की स्पीड है 40 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तो किधर है, किस डायरेक्शन में, ये पता नहीं चलता। इसलिए इसको अदिश राशि के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पर देखें, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जिसे हम बोलते हैं। तो विस्थापन क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, है ना। किसी अवस्था में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ऐसा पूरी परिभाषा अगर हम इसकी करें तो ऐसे। अब इसको समझ सकते हो कि कैसे समझा जाए। मान के चलो एक कुली है, पोर्टर, वो आपको स्टेशन के बाहर मिलता है, आपने उसको सामान दिया और बोला कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 पर जाना है। वो आपको प्लेटफॉर्म नंबर इतने पर लेके जाता है। देन अब आप उसको वहाँ पर फिर बोलते हो कि वापस आप जहाँ से मुझे लेके आए वहीं छोड़ देना है, ठीक है। अब आप उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, तो आप में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? यानी आपकी जो स्थिति है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ जब कोई चेंज नहीं होता है तो टेक्निकली हम क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, शून्य। अगर आपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक की यात्रा की तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हुई ना, वहाँ से फिर वापस आ गए आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो टेक्निकली यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक जाते हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि आपने अपनी उस पूर्व की स्थिति से स्थिति में परिवर्तन हुआ और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हुआ। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को किस ढंग से मापते हैं? इसको सदिश राशि के रूप में मापते हैं। इसमें क्वांटिटी भी होगा कि आप प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था, मान के चलो 100 फीट की दूरी पर था, और साथ ही साथ ये डायरेक्शन भी बताता है, दिशा भी बताता है। इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड जो था वो अदिश था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी हो सकता है। 0 कब? कि जैसे आप घूम के 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गए और वापस फिर आ गए 5 किलोमीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0। सुबह आप घर से निकलते हो, पूरे नगर का भ्रमण करके फिर वापस आ जाते हो, तो सुबह और शाम की स्थिति में आप मतलब ओवरऑल अपने घर पर ही आते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की गई, डिस्टेंस तो बहुत सारा, ठीक है। तो ऐसे करके इनको थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। इसके बाद अगला है वेलोसिटी या वेग जिसे हम बोलते हैं। ये क्या है? वेलोसिटी या वेग का मतलब है किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ये तो हुई इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। विस्थापन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के नाम से बताया जा रहा है, और इसकी यूनिट क्या हो रही है? मीटर पर सेकंड हो रही है। यानी ये कैसा अमाउंट है? ये सदिश राशि है, यानी इसमें क्वांटिटी के साथ साथ और क्या आएगा? डायरेक्शन भी आएगा। अब थोड़ी देर पहले हमने स्पीड को समझा था,
चाल को समझाता है। ये चाल में भी आप देखोगे यहाँ क्या लिखा है कि किसी वस्तु में प्रति सेकंड, किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो दूरी को भी यहाँ मीटर में निकाल रहे हैं और सेकंड भी लिखा है। दूसरी तरफ वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी में क्या निकल के आया, वेलोसिटी में भी यही आ रहा है कि मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो मीटर पर सेकंड है ये दूरी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। विस्थापन की जो दर है, यानी विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उससे काउंट करते हैं। तो वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव ये भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है, उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेग है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी या वेग को माप सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं जो हम यूज में लाते हैं डिस्टेंस या दूरी। तो डिस्टेंस या दूरी क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो रास्ता तय किया जाता है, यानी उस रास्ते की जो भी लेंथ है, लंबाई है, बस उसी को दूरी कहते हैं। यानी मान के चलो कि आपके द्वारा, आप ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, 15 मिनट में आप जितनी दूर गए, तो जहाँ से आप गए और जहाँ पहुँच गए उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को दूरी कहते हैं। ठीक है, ये कैसी है, ये आदेश है, यानी इसमें सिर्फ क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे आपने बोला कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आपका घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर का मतलब ये कैसे समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में, जब तक कि डायरेक्शन आप ना बोलो। डायरेक्शन आपको बोलना पड़ेगा, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, किधर है। तो ये एक ऐसा अमाउंट है जिसमें यहाँ दिशा नहीं होती, इसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है। और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, वो नेगेटिव भी था, जीरो भी था। वेलोसिटी देखी थी, वो नेगेटिव भी थी, वो जीरो भी था। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे आप 20 किलोमीटर गए एक डायरेक्शन और फिर लौट के फिर आ गए 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस यहाँ जीरो नहीं होगा, 20 + 20 40 हो जाएगा। तो दूरी हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, अदिश राशि है। ये वेक्टर और स्केलर के नाम से इनको थोड़ा सा याद किया जा सकता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें बताएंगे एक्सेलरेशन या त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, कि समय के साथ विद टाइम जो उसकी वेलोसिटी में, वेलोसिटी वेग बढ़ता भी है घटता भी है, बस उसकी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन एज एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के नाम से जानते हैं। तो इस ढंग से फॉर्मूला बन जाएगा कि वेलोसिटी में चेंज आया, किस हिसाब से, समय के हिसाब से, उसको हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ये सदिश राशि है, यानी इसमें न सिर्फ क्वांटिटी होगा बल्कि इसमें उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाते हैं, समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये गतियां हैं, गतियों से संबंधित ही, मोशन से संबंधित ही कुछ फैक्ट हैं, इनिशियल फैक्ट हैं। हो सकता है इसमें आपको उतना इंटरेस्ट ना आए, आगे चल कर के जब हम उन टॉपिकों पे आएंगे, मेन कोर टॉपिक रहेंगे, जैसे लाइट रहेगा, साउंड रहेगा, हीट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। मगर इसमें थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकती है, कोशिश करोगे तो वो 1-2 बार में ठीक हो जाएगा। तो स्थानांतरीय गति का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलता है तो उसको स्थानांतरीय गति कहते हैं। यानी कोई भी, जैसे आपने एक बॉल लिया, बॉल को धकेल दिया तो बॉल धीरे धीरे सीधी चली जा रही है, तो अब उसने क्या कर दिया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन में चेंज की है। इसलिए जो मोशन होगा उसको ट्रांसलेटरी मोशन या इसे सरल रेखीय गति भी कह सकते हैं। सिंपल है,
इसके बाद आता है जिसे हम बोलते हैं घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या रहता है कि जैसे आप एक रस्सी लो या कोई धागा लो, उससे किसी पत्थर के टुकड़े को बांध लो और उसको गोल गोल घुमाओ। तो गोल गोल घुमाने से मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो सीधा स्ट्रेट नहीं जा रहा है, वो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक सेंटर के चारों ओर घूमे जा रहा है। जैसे इस डायग्राम में आप देखोगे कि इनको अगर हम घुमाते हैं तो ये अपने इस बीच वाले पॉइंट के चारों ओर घूमते हैं। तो इनका जो मोशन है इसको हम सरल रेखीय गति नहीं बोल सकते, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन नहीं बोल सकते, इसको हम रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो ये इसकी कौन सा मोशन है, इसको रोटेशनल मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, यानी कंपनीय गति क्या होती है। तो कंपन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है जो कांपने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है अपने दोनों ओर, इधर उधर, वो जो वाइब्रेशन करता है यानी उसमें जो मोशन आया, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल या कंपनीय गति के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। अब ये कुछ मोशन से संबंधित शुरुआत की बातें थी। अब हम समझते हैं न्यूटन के लॉ, जो किससे जुड़े हुए हैं, गति से संबंधित हैं, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, गति संबंधी इन्होंने 3 नियम दिए हुए थे। 1687 में इन्होंने क्या किया, अपनी किताब जो थी, बुक थी, उसका नाम है मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया, इसमें इन नियमों को लिखा गया है। तो तीसरा नियम सबको पता है, लेकिन हम इनको सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पहले फर्स्ट नियम कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड का, उसके बाद थर्ड, और इनमें जो टर्म आते हैं उनको भी देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये जो आज का है, पहले आप इसको अच्छे से रट लें, और आपके कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे डाउट्स के आंसर दे सकें, कमेंट में दे सकें। अगर कुछ ऐसे डाउट हैं जो वहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है तो हम उसको अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे और वहाँ उनका रिप्लाई करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेकर के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।